जाएगी आपके लिए। बाकी आ जाते हैं भाई, स्टेज आपकी 2 है जो कि 12th पास के बाद की जो जॉब्स हैं उनकी बात करेंगे। तो ये एक बेसिक समरी ये है कि सबसे ज़्यादा जो 12th पास के बाद में आती है वो है CHSL की जॉब। इसके अलावा SSC स्टेनोग्राफर एकमात्र ऐसी जॉब आपको दिखाई देगी जिसमें 12th पास होने के बाद भी आप 4600 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे जैसी नौकरी पा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी जॉब होती है। इसके अलावा RRB NTPC का जो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम होता है, ये एग्जाम भी आप दे सकते हैं। और NDA का एग्जाम भी आपका ओपन हो जाता है 12th के बाद में, जो कि डिफेंस की तरफ आपको लेके जाता है। ठीक है, ये पूरे तरीके से डेस्क जॉब होती है, ये भी पूरे तरीके से डेस्क जॉब है। ये वाली जो रेलवे की है ये क्लर्क वाली जॉब है, ये भी कहीं ना कहीं डेस्क जॉब ही है आपकी। और ये जो NDA वाली है ये डिफेंस की जॉब है। अगर हम बात करते हैं एक एक करके, CHSL जो कि 10+2 वाले लेवल की होती है, इसमें LDC यानी कि लोअर डिवीजन जो क्लर्क होता है, ठीक है, मेजर तो यही होता है LDC। ठीक है, इसके अलावा DEO भी एक इसमें होता है जिसको डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा PASA होता है आपका जिसको पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बोलते हैं। हालांकि जो ये PASA है ना, आजकल ये SSC CHSL से हटा दी गई है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, सो SSC CHSL से हटा के इसको CGL के अंदर डाल दिया गया PASA की पोस्ट को, तो इसीलिए मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो 12th पास आपको चाहिए। DEO में मिनिस्ट्री जो है कुछ, उसकी बेसिकली साइंस प्लस मैथ्स मैंडेटरी होता है। बाकी आपने 12th कराओ, किसी भी स्ट्रीम से कराओ, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादातर पोस्ट में, बस DEO को कुछ छोड़ के। एज जो है अगेन 28 से 27 साल है। कैटेगरी में रिलैक्सेशन अलग से आपको मिलता है OBC SC वगैरह में। LDC की जो बेसिक पे है वो बेसिकली लेवल 2 है, और DEO की बेसिकली लेवल 5 है, सॉरी लेवल 2 से लेके 5 तक का सारा इसमें एक्चुअली में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 लेवल की भी आती रहती है। ठीक है, ये 39,000 से लेके 54,000 तक आप सैलरी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो Tier 1 बेसिकली इसका सबसे पहले होता है। सबसे पहले वही सिंपल है, SSC में फॉर्म आता है, अभी थोड़े दिन में आने वाला है। और जब फॉर्म आएगा तो मैं इसका कंप्लीट सिलेबस, किस तरीके से तैयारी करनी है, पूरी गाइडेंस भी आपको दूंगा CHSL को लेकर। ठीक है, सो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ध्यान रखना, क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि 33% चाहिए, इसकी कट ऑफ लगती है, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होता है तब इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है। पहले टाइमर नहीं हुआ करता था, सेक्शनल टाइमर, लेकिन 2026 से हर एग्जाम में सेक्शनल टाइमर आया है, तो इसमें भी सेक्शनल टाइमर आएगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो टाइमर में बता के चल रहा हूं पहले से ही। ठीक है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर, सारे के सारे उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिन बच्चों का Tier 1 क्वालिफाई होगा उनको Tier 2 देने का मौका मिलेगा। और Tier 2 में क्या होता है, बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होते हैं। हर सेक्शन के लिए, मैथ्स के लिए 30 मिनट, रीजनिंग के लिए भी 30 मिनट मिलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और GA के, इंग्लिश के बेसिकली क्या है, अगर आप बात करोगे तो 40 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होते हैं, और जो GS है उसके 20 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन के लिए पूरी उम्मीद है अब की बार के 40 मिनट मिलेंगे, और GS के 20 क्वेश्चन के लिए पूरी उम्मीद है कि 20 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये CHSL का रहने वाला है। इसके अलावा Tier 2 के अंडर ही आपकी टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट भी होता है। अच्छा ध्यान रखेंगे, एक एक कंप्यूटर भी होता है, बहुत सारे बच्चे इस कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, कट ऑफ में इसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, तो जो DEO है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मांगते हैं, 80,000 बेसिकली जो की डिप्रेशन पर घंटे के हिसाब से मांगते हैं। तो 15,000, मतलब 80,000 नहीं, 8,000 सॉरी, 8,000 की डिप्रेशन पर आवर मांगते हैं। 15 मिनट का ये टेस्ट होता है। जो LDC के लिए होता है ये 35 वर्ड पर मिनट होता है, और इसमें इंग्लिश 30 वर्ड, मतलब इंग्लिश 35 की स्पीड मांगते हैं और हिंदी टाइपिंग में 30 की स्पीड मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट में सिलेक्शन आपका होता है उसके द्वारा किया जाता है, और सिलेक्शन किस पे बेस्ड होता है, Tier 2 के मार्क्स पे बेस्ड होता है, Tier 1 के मार्क्स पे नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा CHSL का आपका रहता है। 12th के बाद में एक अच्छा मौका रहता है, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। SSC स्टेनो, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है मेरे भाई। स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D का एग्जाम होता है। ठीक है, ये ग्रेड D है, ग्रुप D मत समझ लेना इसको, ग्रेड D अलग है, ये सैलरी के लिए ग्रेड D है। ग्रुप D बेसिकली आपका लेवल ही नीचे होता है। ठीक है, कम कंपटीशन वाला एक हिडन जेम है, आप इसको कह सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था मिलने, आप सोचो 12th पास करके उस बच्चे ने SSC स्टेनोग्राफर से MEA में 4600 ग्रेड पे की नौकरी ले ली, यानी कि MEA में ASO के बराबर, जबकि उसकी ग्रेजुएशन भी हुई नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। स्टेनोग्राफी का स्किल इसके लिए चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा स्किल, और ये एग्जाम का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। एलिजिबिलिटी वही है, 12th पास है।
एज जो ग्रेड डी है उसके लिए 18 से 27 है, और जो ग्रेड सी है बेसिकली उसके लिए 18 से 30 होती है। ग्रेड सी में जो सैलरी है वो आप कह सकते हैं 73 के करीब, ग्रेड सी में आप कह सकते हैं 73 के करीब बनेगी, 73 से प्लस बन जाएगी, क्योंकि ग्रेड सी में 4200 4600 ग्रेड पे आपके बनते हैं। और ग्रेड डी जो उसमें थोड़ी सी कम रहेगी, तो 54,000 तक आपकी बनेगी, 54,000 से ऊपर नीचे थोड़ा सा। ये ग्रॉस सैलरी मैंने बता रखी है, ना कि नेट। इन हैंड सैलरी तब आती है जब इसमें से थोड़े बहुत डिडक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि एनपीएस वगैरह कट जाता है। इसके अलावा जो सीजीएचएस स्कीम होती है, ध्यान रखना जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब्स हैं इनमें एक स्कीम होती है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके तहत हर महीने आपके 100-200 रुपये कुछ कट रहे होते हैं, लेकिन उसके एवज में आपको फ्री इलाज मिल जाता है। जो भी दिल्ली के या इंडिया के टॉप गवर्नमेंट टॉप जो हॉस्पिटल्स हैं, इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे कि अपोलो हो गया, ठीक है, इसके अलावा मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया। अपोलो थोड़ा अंदर बाहर होता रहता है पैनल से, लेकिन मेट्रो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, ये सारे जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनमें सीजीएचएस वालों के लिए फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में वही है, स्टेनोग्राफर में सबसे पहले टीयर 1 होता है। अच्छा, स्टेनोग्राफर का एक ऐसा एग्जाम भी है ये, इसमें विदाउट मैथ्स आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा बहुत रेयर ही कोई एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स की जरूरत ना हो, लेकिन ये उनमें से एक एग्जाम है जिसमें बिना मैथ्स के आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम की, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, जीए के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश अकेली 100 नंबर की होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर की होती है। सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी आ चुकी है, 30-30 60 मिनट का आपको रखना है। ठीक है, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट आपका करना होता है। स्टेनोग्राफी होती है ना, थोड़ा अजीब सा हैंड राइटिंग सी होती है, मैंने कभी नहीं की है डिक्टेशन वाला पार्ट, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, ये अलग से स्किल है। ग्रेड सी के लिए डिक्टेशन स्पीड और ग्रेड डी के लिए दोनों अलग अलग होती है, इसमें 100 होती है और इसमें 80 होती है। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ग्रेड सी में बेसिकली मतलब टाइपिंग की 40 और हिंदी बेसिकली मतलब इंग्लिश 40, हिंदी की 55 है, इंग्लिश की 50, हिंदी की 65। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन का टाइम दे रखा है, एक्चुअली में टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो ये टाइम दे रखा है कि कितने टाइम की होती है। तो इंग्लिश 40 मिनट तक होती है, यहाँ पे ग्रेड डी के लिए 50 मिनट होते हैं, यहाँ पे 55 मिनट होती है और यहाँ पे 65 मिनट होती है, ये देख लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन वही है, सिलेक्शन होगा किस पे, इस पे बेस्ड, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, सीबीटी से सिलेक्शन होता है आपका, स्किल सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रखेंगे, स्किल जो है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग है, इसके बेसिस पर सिलेक्शन है, जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा वो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका तीसरा एग्जाम है, ये भी एक अच्छा एग्जाम रहता है, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें सेम वही चीज़ है कि इसमें ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश नहीं आती है आपकी। ठीक है, तो जूनियर क्लर्क का एग्जाम होता है एक तरीके से, क्वालिफिकेशन वही है सेम। एज ग्रुप इसका सबसे बड़ा रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक पे इसकी 19,000 से लेके मतलब लगभग 20,000 से लेके इसके बीच होती है। सैलरी इसमें थोड़ी सी कम है क्योंकि स्टेनो का ग्रेड पे आपका ज़्यादा था काफ़ी। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम प्रोसेस की, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद में सीबीटी 2 भी होता है, जो कि एक तरीके से मेंस टाइप आप मान सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है आपका, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी है इसमें। इसके अलावा सीबी80 होता है, जो कि साइको टेस्ट होता है आपका, जो कि क्वालिफाई, अगर आपने सीबीटी 2 को क्वालिफाई करा है तो साइको टेस्ट आपको देना होता है। इसके अलावा डीवी मेडिकल भी इसमें होता है, जिसमें रेलवे मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो करे जाते हैं। तो ये सारा का सारा आरआरबी एनटीपीसी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इसके अलावा एक आपका होता है एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आपका रहता है, ये ऑफिसर लेवल की जॉब है, सीधे 12th करने के बाद में सीधे आप ऑफिसर बन सकते हो। एक तरीके से ये मान लीजिए कि अगर आपने एनडीए निकाल दिया ना, तो यूपीएससी निकाल दिया, क्योंकि ये पेपर यूपीएससी कराता है। ठीक है, तो एनडीए का पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, साल में 2 बार होता है, हर साल 2 बार होता है। एनडीए और सीडीएस, ये 2 एग्जाम ऐसे हैं जो साल में 2 बार हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो 2 बार हो रहा हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सीधे ऑफिसर बनते हैं, गर्ल्स भी एलिजिबल होती हैं। 12th पास बेसिकली इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है। नेवी, एयरफोर्स, ये बेसिकली इन दोनों के लिए फिजिक्स प्लस मैथ्स होना मैंडेटरी होता है। आर्मी के लिए फिजिक्स प्लस मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। एज 16.5 से लेके 19.5 है। सबसे नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि एज ग्रुप जो है ना वो बहुत कम है, मतलब एक एज का जो गैप है वो बहुत कम है ये वाला। इसके अलावा इसमें अनमैरिड होना जरूरी होता है, अगर शादी जल्दी कर ली, वैसे इस टाइम तक शादी क्यों ही करेगा कोई आदमी, है ना, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है 21 साल के लिए, तो मतलब होना ही चाहिए ना शादी के लिए 21 साल। बाकी सैलरी लेवल 10 होती है, सीधे ऑफिसर लेवल की सैलरी है। आप पाओगे कि इसका जो स्टीपेंड है ना, जो बेसिक पे एक तरीके से कह सकते हैं, वो 56,100 रुपये है। यानी कि आपकी जो शुरुआती सैलरी बनेगी ना वो 1.3 लाख बेसिकली बनेगी। एमएसपी होता है मिलिट्री सर्विस, और मिलिट्री सर्विस क्या होता है इसमें आगे,
मतलब एमएसपी की कुछ फुल फॉर्म होती है, मिलिट्री सर्विस पक्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको भी, ठीक है। रिटन एग्जाम आपका होता है जो कि 900 नंबर का होता है, ड्यूरेशन 5 घंटे का रहता है आपका। हाँ, मिलिट्री सर्विस पे होता है एक्चुअली में, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी। ये बेसिकली जितनी भी आपकी आर्मी की जॉब्स हैं ना उनमें अलग से मिलता है। तो जहाँ भी इंडियन आर्मी में कोई जाता है, चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, वहाँ पे ये अलग से मिलता है एमएसपी। इसकी वजह से जो इनमें सैलरी होती है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बूम कर जाती है। तो और ये इसीलिए मिलता है क्योंकि जो आर्मी वाले लोग होते हैं इनकी जो लाइफ है ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किस तरीके की लाइफ जी रहे होते हैं, परिवार से बहुत हद तक दूर रहते हैं, तो उसके एवज में बेसिकली उनको ये मिल रही होती है सैलरी, ठीक है। तो एमएसपी बोलते हैं इसको। रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम में बेसिकली मैथ्स के 120 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। फिर उसके अलावा जीएटी होता है जिसमें इंग्लिश 200 और जी के 400 होते हैं, 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स, ये मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये ध्यान रख लेंगे। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं ना तो उसके बाद में फिर आपका एसएसबी यानी कि इंटरव्यू होता है। ये बेसिकली 5 दिन चलता है, ये भी 900 नंबर का होता है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फाइनल मेरिट जो वो रिटन एग्जाम एसएसबी की मेरिट इसके बेसिकली बेसिस पे मिलती है। इसके बाद में बेसिकली आप 3 साल की ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, सीधे के सीधे कहाँ बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं सीधे। तो सीधे के सीधे लेफ्टिनेंट बन रहे होते हैं इससे। तो आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक समरी है 12th के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। मेजर एग्जाम सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, इसके अलावा जो ग्रुप रेलवे का जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है वो है, और आपका एनडीए एग्जाम है, ठीक है। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो किसके लिए हैं, तो आप पाओगे सर एनडीए में एयरफोर्स और नेवी के लिए हैं, उसमें के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है बेसिक एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले सैलरी में बेसिक जुड़ता है, बेसिक पे किसी का भी। उसके अलावा डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता यानी कि डीए जिसको बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए। इसके अलावा एचआरए यानी कि होम रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत चीजें और होती हैं, रिस्क अलाउंस वगैरह होते हैं। इससे ग्रॉस बनता है, उसके बाद में उसमें से एनपीएस वगैरह कटता है, उसके बाद में इन हैंड आता है, ठीक है। और बाकी ध्यान रखेंगे, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, एनटीपीसी यूजीसी हो गया, ये मतलब यूजी हो गया। इन सारे एग्जाम्स को देखोगे ना तो भाई एनटीपीसी में क्या नहीं है, इंग्लिश। स्टेनो में क्या नहीं है, मैथ्स। और सीएचएसएल में क्या है, ये इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। यानी कि अगर आप सीएचएसएल को टारगेट करके चलो ना तो साथ में आप स्टेनो को भी रख सकते हैं, बस स्किल अलग से सीख लेना, और साथ ही साथ में आप एनटीपीसी का भी पेपर दे सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको मेन टारगेट बनाओ 12th करते ही, मेन टारगेट बना के इसका स्किल सीख लो, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और क्योंकि जो सब्जेक्ट इसमें पढ़े थे वही सब्जेक्ट यहाँ आ रहे हैं तो ये आपका थर्ड टारगेट हो जाएगा। तो यानी कि ये मेन एग्जाम और ये दोनों बैकअप प्लान, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, इस तरीके से चल सकते हैं। बाकी इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए जैसे मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि भाई इंग्लिश आती है, खास करके स्टेनो एग्जाम में 100 नंबर की आती है। भाई अगर वो 100 नंबर सुनिश्चित कर दिए जाएं आपके, तो बताइए सिलेक्शन होना कितना आसान हो जाएगा। आप स्किल सीख लीजिए, 100 नंबर इंग्लिश से सुनिश्चित कर लीजिए, 50 में से 50 नंबर नहीं तो 45 नंबर तो आप रीजनिंग में ले ही आओगे। 145 भी अगर आप ले आए ना, फिर जीएस में थोड़े बहुत ले आना, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर स्टेनो में सिलेक्शन लेना है वो भी 4600 ग्रेड पे तक जाना है, इंग्लिश पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। और स्टेनो की पूरी इंग्लिश इस बैच के अंदर आपकी कवर हो जाती है। जब भी आपको ये बैच लेने का मन करे, टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड करके चले जाना। 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है इसके लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी 699 रुपए में, ठीक है। तो आप ये वाला काम जरूर कर सकते हो। इसमें ना हमने बच्चों की पढ़ाई को आसान करने के लिए हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, हर क्लास के बाद में टेस्ट दिया है, बहुत सारे फीचर्स हैं, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन सब एक ही जगह पे कवर्ड। कुछ इधर उधर घूम के नहीं देखना है। उसके बाद में एक बार बैच लो, सिर्फ बैच को कंप्लीट करके दिखा देना एक बार मुझे, पक्का सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है।